गुड इवनिंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपसे काफ़ी दिन के बाद यानी कि कुछ समय बीच में गैप लग गया लेक्चर को लाने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ समस्या मैंने आपको शेयर भी की थी लास्ट लेक्चर में, वो उसी के संज्ञान में कुछ उस तरीके की समस्याएं थी जिनको मैंने निपटाया है अभी तक। तो अब मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने लेक्चर कंटिन्यू लेकर आऊँ और आपकी दिशा में, आपकी तैयारी में उसको सही दिशा में, और वर्ल्ड हिस्ट्री के सेगमेंट को, आपकी तैयारी जो चल रही है सेगमेंट को लेकर, इसको उसमें अपना बेहतर योगदान दे पाऊँ। तो उसी संदर्भ में मैंने देखो आपको लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ाया था। कुछ का मतलब मैंने फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन और उसी में फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से उत्पन्न हुई बहुत सारी समस्याओं के कारण जिस एक शासक ने जन्म लिया नेपोलियन, उसको हमने पूरा कंप्लीटली पढ़ा था। और नेपोलियन के साथ ही हमने उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था जो उसने लागू की, और महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरीके से उसने यूरोपीय राष्ट्रों को फ्रांस के विरुद्ध रुष्ट किया, और रुष्ट करने के क्रम में ही जिस तरीके से वहां पर उसके विरुद्ध बहुत सारी गुस्सा, रंजिश, उस तरीके के प्रेरित होने तत्व विद्यमान हुए, और उन्हीं के क्रम में फिर नेपोलियन की पराजय हुई। जिस तरीके से हमने बताया था कि नेपोलियन ने यूरोपीय विभिन्न राष्ट्रों को पराजित किया और विभिन्न राष्ट्रों को पराजित कर अपने अधिपत्य में लिया, उसी क्रम में वहां पर विभिन्न राष्ट्रों के माध्यम से, क्योंकि सभी राष्ट्र वहां पर नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था से आक्रोशित थे, और उस आक्रोशित की अभिव्यक्ति उन्होंने कहां पर किस तरीके से देखी, क्योंकि जो आक्रोशित तो पहले से ही राष्ट्र हो चुके थे, और उन्होंने महाद्वीपीय व्यवस्था जब लागू की तो महाद्वीपीय व्यवस्था के क्रम में वहां पर भूखमरी बहुत सारे उस तरीके से, क्योंकि व्यापार को लेकर उसने प्रतिबंध लगाए राष्ट्रों के ऊपर, और उन राष्ट्रों की आवश्यकता की पूर्ति करने में वह विफल रहा। और जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है और जो उस व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति नहीं कर पाता, और उन्हीं को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के, उस व्यक्ति के प्रति सामान्य जन या किसी व्यक्ति विशेष में आक्रोश स्वाभाविक होता है पनपना। तो इसी तरीके से नेपोलियन के प्रति भी यूरोपीय राष्ट्रों का आक्रोश काफी बढ़ चुका था। और वहीं जिस समय नेपोलियन पूर्वी और पश्चिमी, यानी कि पूर्वी बोले तो रशिया और पश्चिमी बोले तो ब्रिटेन के साथ एक साथ, दोनों के साथ युद्धों में व्यस्त हुआ, और उसी क्रम में वह आगे चलकर पराजित हुआ। और पराजित के क्रम में ही वहां फिर क्या हुआ कि जो नेपोलियन के द्वारा बहुत सारे राष्ट्रों के क्षेत्र जीते गए थे, उन राष्ट्रों के क्षेत्र को वापस लेने का मौका मिला। तो इसी क्रम में वहां पर ऑस्ट्रिया के चांसलर के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई जिसका नाम रखा गया वियना व्यवस्था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वियना कांग्रेस या वियना व्यवस्था या यूरोपीय व्यवस्था या मैटरनिक व्यवस्था भी इसी को बोला जाता है, 1850 के अंदर वहां बुलाई गई। और यूरोप के अंदर जो फ्रांस की क्रांति को लेकर प्रगतिशील विचार प्रसारित हो रहे थे, एक शिक्षा पद्धति, प्रगतिशील विचारों के माध्यम से समानता, बंधुत्व जैसे नारे वहां पर फेमस हुए। उन विचारों के तहत ही वहां पर देखा गया कि इन विचारों को कैसे रोका जाए, क्योंकि वहां पर एक तरीके से देखा जाए तो मैटरनिक की जो सोच थी, वह वियना यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने अपने माइंड में यह बात सोची कि कहीं ना कहीं यूरोपीय पूरी व्यवस्था को 1789 से पूर्व की व्यवस्था में स्थापित किया जाए एक तरीके से, यानी कि पूरी यूरोप को फ्रांस की क्रांति से पहले जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, जो परिस्थितियां थी, उन्हीं के अंतर्गत लाया जाए। तो उसी को लेकर यहाँ पर यूरोपीय व्यवस्था, यानी कि इसका उद्देश्य प्रगतिशील विचारों को रोकना था। सीधी सी बात है, जो प्रगतिशील विचार वहां पर प्रसारित हो रहे थे और जागृति आ रही थी, जन चेतना आ रही थी। एक तरीके से नेपोलियन ने, आपने देखा था कि नेपोलियन ने एक समान शिक्षा पद्धति लागू की पूरे राष्ट्र के स्तर पर, और एक विधिक कानून नियम बनाए, यानी कि सिविल कोड बनाए एक तरीके से, जिसकी आज भारत में भी मांग चलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उस तरीके से बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू की गई। उसी क्रम में तुमने देखा है कि जब ये व्यवस्था वहां लागू की गई, जो आज भी फ्रांस की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वहां पर उन चीजों को लेकर मूलभूत जो उनके स्ट्रक्चर, नियम, कानून है, वो यहीं पर आधारित हैं। तो अब देखो, इन्हीं जागृत यानी जन चेतना को रोकने के लिए इसका उद्देश्य यही था कि
जो उनकी संपत्ति थी, निजी संपत्ति का अधिकार दिया जाए, क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति आई थी वो निजी संपत्ति का अधिकार नहीं दे रही थी। यानी कि पोप चर्च वगैरह जो भी थी, भूमि का क्या होना था, केंद्रीकरण ना करके विकेंद्रीकृत करना था, यानी कि भूमि का बंटवारा करना था। उसी तरीके से आपने देखा होगा भारत के अंदर भी, जब भारत का रिवॉल्यूशन 1947 जब आजाद हुआ भारत, तो उसी समय विनोबा भावे जैसे व्यक्तियों ने बहुत सारे भूदान आंदोलन चलाए, आपने देखा होगा। तो भूदान आंदोलन में भूमि दान दी गई उनको। वो बात अलग है कि भारतीय किसान ने वह भूमि दान दी, जमींदारों ने वह भूमि दान दी जिसके अंदर कुछ होता नहीं था। उसी तरीके से सभी लगभग क्रांतियों के अंतर्गत भूमि को लेकर एक फैक्टर बना हुआ था। तो उसी तरीके से भारत में भी दिखाई पड़ता है और फ्रांस के अंदर भी दिखाई पड़ता है। वह मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि क्या हुआ था उस भूमि का, वो हमने आपको पढ़ाया था। तो अब देखो इसके सकारात्मक पक्ष क्या रहे और इसके नकारात्मक पक्ष क्या रहे, उधर से समझ गए। इसका प्रगतिशील विचारों को रोकना था वियना व्यवस्था का मतलब। तो यहां पर जब ये लेकर आए गए तो इसके अंतर्गत कुछ बात कही गई कि यूरोप के अंतर्गत जितने भी नेपोलियन के द्वारा कुछ क्षेत्र जीते गए थे, जर्मनी और इटली के क्षेत्र जो जीते गए थे नेपोलियन के द्वारा, जब नेपोलियन पराजित हुआ तो उन क्षेत्रों को क्या हुआ, उन क्षेत्रों को ऑस्ट्रिया ने अपना अधिपत्य किया उन क्षेत्रों पर। और उसी के साथ जब ऑस्ट्रिया का उसी के साथ अधिपत्य हुआ तो यानी कि इटली और जर्मनी के जो क्षेत्र थे उन पर ऑस्ट्रिया का दावा प्रसारित हुआ, यानी कि निर्धारित किया गया। और जो पोलैंड था उस समय, पोलैंड को दो हिस्सों में बांटकर देखा गया और एक हिस्सा उसको रूस को दिया गया और दूसरा हिस्सा उसको ऑस्ट्रिया को दिया गया। तो ये इस तरीके की समस्या आपने देखा है कि ऑस्ट्रिया ने कहीं ना कहीं, इसके नकारात्मक पक्ष यही हैं, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया ने इसको जो इटली और जर्मनी का क्षेत्र था उस पर अपना आधिपत्य जमाया और पोलैंड को दो हिस्सों में डिवाइड करके रूस और ऑस्ट्रिया के बीच में बांट लिया गया। तो अगर देखा जाए तो जर्मनी और इटली का क्या हुआ उस तरीके से आप यहां समझ सकते हो। फिर उसकी अभिव्यक्ति किस तरीके से होगी, इटली का भी एकीकरण होगा। फिर वहां गैरिबाल्डी और बहुत सारे व्यक्ति, काबूल जैसे व्यक्ति, जब इटली और जर्मनी के एकीकरण होंगे तो वहां तुम पढ़ोगे कि इन दोनों व्यक्तियों का एकीकरण में क्या अपना योगदान रहा। तो इन्होंने किस तरीके से फिर इटली और जर्मनी का एकीकरण करेंगे वह हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। जर्मनी का एकीकरण अलग क्लास में पढ़ेंगे और इटली का एकीकरण अलग क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो नकारात्मक पक्ष इसके यही रहे कि इसने कहीं ना कहीं आंदोलनों को ही जन्म दिया, यानी कि प्रगतिशील विचारों को तो रोक दिया। इसका सबसे बड़ा नकारात्मक तो यही है कि प्रगतिशील जितने भी विचार थे, प्रगतिशील विचारों को डिमोलाइज किया, यानी कि कम कर दिया। और शिक्षा पद्धति पर, जो आधुनिक शिक्षा पद्धति एक तरीके से थी, उस पर सेंसरशिप लगा दी गई, यानी कि जो उस तरीके से शैक्षणिक प्रगतिशील विचार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब व्यक्ति शैक्षणिक रूप से भी सक्षम नहीं होगा तो कोई वह अपने अधिकारों की मांग कर पाएगा। तो उस तरीके से उसके ही ऊपर बैन लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रगतिशील विचारों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश मेटरनिख के द्वारा की गई। और इसके नकारात्मक पक्ष वह भी हुए कि इटली और जर्मनी के क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हुआ। वहीं पोलैंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और एक हिस्सा उसका ऑस्ट्रिया ने रखा और एक हिस्सा उसका रूस को दे दिया गया। यह इसके सभी नकारात्मक पक्ष हैं। उसी के साथ में सकारात्मक पक्ष इसके यह रहे, क्योंकि ये छोटी सी चीज है इसलिए मैं इसको स्किप कर जाता तो फिर आपको समस्या होती, क्योंकि सीरियल वाइज ही क्लास बनानी पड़ती है और नेपोलियन के साथ मैं इसको जोड़कर पढ़ा नहीं सकता था। तो 15-20 मिनट का लेक्चर बनेगा, आज ज़्यादा तो बनेगा नहीं इस पर, क्योंकि कल फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे। ब्रिटेन में उद्योगीकरण क्यों हुआ, सबसे पहले उसने क्या विश्व में अपना प्रभाव छोड़ा, क्या उसके भारत की आजादी में भी कुछ परिणाम रहे। और भारत उस समय कॉलोनिज्म का शिकार था जिस समय यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो यानी कि भारत के ऊपर उसके क्या प्रभाव पड़े और भारत की आज़ादी में उसने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं भारत की लूट प्रणाली किस तरीके से हुई, वहीं डलहौजी वगैरह जैसे, वेलेस्ली जैसे सहायक संधि करने वाले व्यक्ति, डलहौजी जैसे
हड़प नीति अपनाने वाले व्यक्ति, व्यक्तिगत के सिद्धांत वगैरह, वो सभी हम यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे। कल वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर लेके आएंगे। अभी इसको समझो। इसके नकारात्मक पक्ष ये रहे कि इसने यूरोप के अंदर जो प्रगतिशील विचार थे उनको रोकने का प्रयास किया कि ये प्रगतिशील विचार किसी अन्य राष्ट्रों में प्रसारित ना हो जाए और कोई नेपोलियन जैसा व्यक्ति दूसरा भी इनको प्रसारित कर या कोई दूसरा राष्ट्र क्रांति की ओर अग्रसर ना हो जाए, यानी कि उनके वहां के शासकों के विरुद्ध आवाज ना उठा सके। उसी तरीके से इसके सभी नकारात्मक पक्ष दिखाई पड़ते हैं। तो सकारात्मक पक्ष इसकी यह रहे कि यह एक प्रथम यूरोप के अंदर अस्तित्व लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि का आयोजन किया गया और सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय एक व्यवस्था थी जिसमें सभी यूरोपीय राष्ट्रों ने बैठकर शांति और स्थायित्व की बात कही। वह बात अलग है कि शांति और स्थायित्व जहां तुम्हें दिखाई पड़ता है कि शांति और स्थायित्व कहां से इसमें आ सकता था, क्योंकि यह स्वार्थ मूलक व्यवस्था थी। तो इसी तरीके से देखा जाए तो एक तो इसका सकारात्मक पक्ष है कि यह प्रथम ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सभी यूरोपीय राष्ट्र बैठकर एक मंच पर सभी ने बातचीत की और स्थायित्व लाने का प्रयास किया गया। दूसरा इसका सकारात्मक पक्ष यह हुआ कि इसमें कुछ नियम बनाए गए जिसे, यानी कि जो समुद्री मार्गों में आने जाने को लेकर एक तरीके से यातायात के संबंध में कुछ नियम, कुछ कंडक्ट बनाए गए, जिस तरीके से वहां उनको लेकर आपस में यातायात को लेकर, यानी कि समुद्री मार्गों के माध्यम से जो आयात निर्यात होता था उसको लेकर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन थे, उनको स्पष्ट रूप से लिखा गया और एक तरीके से उनके संदर्भ में कुछ नियम, कानून, कंडक्ट नॉर्म्स बनाए गए, मानक उनके लिए लिखित रूप में दिए गए कि भाई इस तरीके से यहाँ पर व्यापार होगा। दूसरा इसका सकारात्मक पक्ष यह रहा कि इसने कुछ ऐसे नियम कानून बताए कि जो राजदूत, यानी कि जो भी दूत एक दूसरे के राष्ट्र में रहता है, एम्बेसडर, उसके लिए उस पर कुछ तरीके से तुमने देखा है कि अगर किसी राष्ट्र के अंदर कुछ, हमारा पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के साथ एम्बेसी है हमारी पाकिस्तान में, तो अगर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाता है तो इसका मतलब कदापि ये नहीं कि जो हमारे वहाँ एम्बेसडर हैं उनको पाकिस्तान पकड़ ले और पकड़ के उनको प्रताड़ित करे, क्योंकि उसके लिए कुछ नियम कानून बने हैं, उनका कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ाव दिखाई पड़ता है। तो बेसिक इस दिशा में इसने कदम उठाए, जो आज एक तरीके से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से इस संधि के माध्यम से ही इस संधि को आगे ले जाकर विस्तारित कर काफी मानकों के माध्यम से उनकी चीजों को सुनिश्चित किया गया ताकि उनके ऊपर कोई उस तरीके से, क्योंकि वह व्यक्ति वहां कार्य करने के लिए गया है, वह अपने राष्ट्र की ओर से वहां कार्य करने के लिए जाता है, ना कि युद्ध करने के माध्यम से। तो पहले कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी वहां पर अत्याचार होते थे, तो इन अत्याचारों को रोकने के लिए वहां पर अधिकारियों के संदर्भ में भी ये इस तरीके के नियम कानून बनाए गए और एक शांतिपूर्ण तरीके से यातायात, व्यापार, वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इन नियमों के माध्यम से सभी राष्ट्रों ने अस्थायित्व और शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्य करने की इच्छा जताई। तो आज का लेक्चर इतना ही था और इस लेक्चर से आगे मैं यूरोपीय इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ उसको लेकर आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यह पढ़ाना इसलिए आवश्यकता क्योंकि यह व्यवस्था उन दोनों के बीच की व्यवस्था है और नेपोलियन के संदर्भ में व्यवस्था है। और एक तरीके से आगे हम ये पढ़ेंगे रशिया वगैरह का रिवॉल्यूशन और इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, वहीं पढ़ेंगे चाइना की क्रांति और फिर पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। वह सभी आपके लेक्चर अभी बचे हुए हैं, उसको मैं लेकर आऊँगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी पढ़ाएंगे और सेकेंड वर्ल्ड वार तो आपको पता ही है, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार की भारत की आज़ादी में क्या भूमिका थी वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में कल लेकर आऊँगा। थैंक यू, कल मिलता हूँ आपसे।